हेलो गाइस। नाउ अब हमारा है पार्ट 2। ओके, इसमें हम ऐसे 315, 320 और 330 कवर कर रहे हैं। ओके, तो अपन ने पहले पढ़ लिया रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच तक, सारा हमने पढ़ लिया कि उसके क्या कहते हैं। बेसिकली जो रिस्क असेसमेंट फेज है उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, क्या रिपोर्टिंग होगी, कैसे होगी, सब हमने पढ़ लिया। अब आता है एक नया एस्पेक्ट, दैट इज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो देखो भाई, सीधी सी बात है, इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। इंटरनल कंट्रोल इज सिंपली कि मैनेजमेंट जो होती है या दोस्त चावित गवर्नेंस जो होती है वो क्या करती है, वो इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, टू मेक श्योर कि जो एरर्स होने के चांसेस हैं, राइट, जो फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, राइट, बिकॉज एलिमिनेट तो कोई नहीं कर सकता, बट ये है कि हाँ मिनिमाइज हो जाए, राइट, इतना हो जाए कि हम एक एक्सेप्टेबल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो देखो भाई, इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। आओ, ये सब आईसीआई की लैंग्वेज है तो मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। ओके, सारी लैंग्वेज स्टडी मैट से उठाई है हमने। ओके गाइस, आओ। नो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एसए 315 क्या डिफाइन करता है। एसए 315 डिफाइन करता है, एक सेकंड। यस, तो एसए 315 डिफाइन करता है कि इंटरनल कंट्रोल एज प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड कौन करेगा? दोस्त चाहे विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सोनल, जिसको रीजनेबल एश्योरेंस देनी है अबाउट अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहले यहाँ तो समझो भाई, कौन करेगा? दो चाहे गवर्नेंस, मैनेजमेंट या जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए भाई? कि ताकि मैं रिलायबिलिटी दे सकूँ, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो ओके रिपोर्ट है। दूसरा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओके, जो ऑपरेशंस जो काम चल रहे हैं वो उनका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट्स और कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। ओके, समझ गए? हाउ नाउ व्हेन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो अब ऑडिटर क्या करेगा? अब देखो, कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल लगा रखे हैं, ठीक है, तो उस केस में अब ऑडिटर तो चेक करेगा ना कि भाई इंटरनल कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो क्या होगा? हाउ दे वर अप्लाइड, कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड, बाय हुम दे वर अप्लाइड। कैसे लगे हैं, क्या कंसिस्टेंट थे या नहीं थे, और किसने उसको लगाया है। ओके, नाउ नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का नेचर क्या होता है? तो देखो सीधी सी बात है, इट इज अ प्रोसेस डिजाइन टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को फैसिलिटेट और सपोर्ट करने के लिए है। दूसरा, एनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क इन ऑपरेशंस, कंप्लायंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, कोई भी कोई भी सिस्टम इंटरनल कंट्रोल का किसके ऊपर बेस्ड होगा? बेस्ड होगा किसके ऊपर? कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, कंप्लायंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऊपर पढ़ के आए हम, क्या पढ़ के आए? देखो भाई, सीधी सी बात है, देखो, ऑपरेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो ये दोनों तो हो गए रिस्क मेरे, और ये क्या हो गया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी, और ये क्या हो गया? कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। ओके, नाउ व्हाट इज द स्कोप? इंटरनल कंट्रोल का भाई स्कोप क्या होता है? जो ऊपर पढ़े क्या है उसी को थोड़ा सा घुमा दो। कैसे? फैसिलिटेट करता है क्या? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, एंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, assist with compliance with applicable laws and regulations, और हेल्थ safeguarding the asset of entity। इजी, ऊपर से एक बार याद करा, नीचे भी डन है, तो स्कोप भी अपना वहां सॉर्टेड हो गया। नाउ कम्स व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? भाई देखो, सीधी सी बात है, तुम करना क्या चाहते थे? करना हम ये चाहते थे, मतलब स्कोप क्या था मेरा? इफेक्टिव एफिशिएंसी ऑपरेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि भाई सीधी सी बात है, अब एक बात समझना, तुम्हें ऑपरेशन इफेक्टिव, मैं तुम्हें उससे रिलेट करके देता हूँ एक, क्या कि ट्रांजेक्शन जो एग्जीक्यूट होगी, क्या स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, दिस अ मेकर चेकर कॉन्सेप्ट। ओके, एक ऑथराइजेशन है, एसओडी लगी हुई है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लगी हुई है, देन all transactions are promptly recorded in an appropriate manner to permit financial information and to maintain accountability of assets। सीधी सी बात है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो ठीक से बतानी है मेरे को, तो प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड हुए हैं, ये इंश्योर करना है। तीसरा,
एसेट्स एंड रिकॉर्ड आर सेफगार्डेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज और डिस्पोजिशन। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा मोल्ड करना है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे अपने आप। और एज पर वेरीफाइड है रीजनेबल टर्नओवर एंड एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन विद रिगार्ड टू डिस्क्रिपेंसीज। ये दोनों तुम्हारे सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स हो गए, ये तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन वाली हो गया, ऑपरेशंस वाली ले होगी, खत्म, इजी पीजी। आ गया। अच्छा, अब लिमिटेशंस क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। अब कई बार क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, मान लो मेरा 10,000 रुपये कैश पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन जो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करती, बट 10,000 उसने कैश रखा हुआ है। अब कंपनी की टर्नओवर है 10 करोड़ या 100 करोड़, 10,000 रुपये कैश पड़ा है उसके पास, उसके लिए वो इमटेरियल है। अब अगर उस कैश को संभालने के लिए वो एक मतलब जहाँ पे वो कैश रखता है वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड वो बिठाएगा, राइट, उसकी कॉस्ट कितनी है, जो सिक्योरिटी गार्ड लेके जाएगा 15,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीना, राइट। इतना तो भाई मेरा कैश नहीं है जितना मेरे वो पैसे ले जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एक्सीड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू बी डिप्राइव्ड। ये लिमिटेशन है, बिकॉज कई बार कहते हैं कुछ कंट्रोल से कॉस्ट इतनी होती है जितना उससे बेनिफिट नहीं होता। तो मुझे वो एक बिजनेस वाला माइंडसेट तो लेके चलना पड़ेगा ना। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू कल्यूजन विद एम्प्लॉइज और पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी। अब भाई तुमने सब कुछ, तुमने जो कंट्रोल तो लगा दिए कि वेंडर सिलेक्शन ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। अब हुआ क्या, जो वेंडर सिलेक्ट कर रहा है उस एम्प्लॉय से सेटिंग हो गई, जो वेंडर है उससे सेटिंग हो गई। तो तुम मतलब तुम्हें दूर से दिखने में सब लगेगा कि हाँ भाई सब ओके रिपोर्ट है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे जो है क्या हो रखा है, कल्यूजन हो रखा है। वो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें सारी ऑथराइजेशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है। नो, पॉसिबिलिटी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग एंड इंटरनल कंट्रोल कुड अब्यूज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई देखो सीधी सी बात है, जिसके बंदे के पास पावर होगी उसके पावर होने का दो ही चीज़ है, या तो वो अच्छे से यूज़ करेगा या फिर उसका मिसयूज करेगा। अगर वो मिसयूज करेगा तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी के व्यूज है कि भाई नहीं, पहले ये पहले वो, समझ रहे हो। देन मैनिपुलेशंस बाय मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस और एस्टिमेट एंड जजमेंट रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई देखो मैनेजमेंट ने ही फाइनली ऑथराइज करना है, अब मैनेजमेंट ही कह रहा है मैनिपुलेट कर दो, कैसे पकड़ोगे। ओके, नाउ कम्स व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब भाई देखो सीधी सी बात तुम्हें बहुत क्लियर करा देता हूँ, इंटरनल कंट्रोल के अंदर मुझे क्या क्या मेक श्योर करना होता है। सबसे पहला, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या क्या आएगा, एसओडी, दैट इज अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। कि भाई देखो जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो ऑथराइज नहीं करेगा, ठीक है। फिजिकल कस्टडी उस एसेट की किसी और के पास होनी चाहिए, और रिकॉर्ड मेंटेन कोई और करेगा। मतलब ड्यूटीज सेग्रीगेट कर रखी हैं, एक बंदे के पास कोई भी मतलब कि ना उसका काम प्लस जो उसका प्रीवियस है या उसका सक्सीडिंग वर्क है, राइट, वो सेम बंदे के पास नहीं होना चाहिए। मेकर चेकर कॉन्सेप्ट एवरी पर्सपेक्टिव एवरी एस्पेक्ट में होना चाहिए। देन कम्स व्हाट डीओए। डीओए क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या होगा, टू डिफरेंट लेवल, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टू डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई अब एक बात समझो, एक ट्रांजेक्शन है अप टू 5 लाख, फिर 5 लाख टू 20 लाख, फिर 20 लाख टू 50 लाख, और फिर मोर देन 50 लाख। अब देखो सी बात है, 5 लाख तक की ट्रांजेक्शन है, कोई बात नहीं जी, तो आप ऐसा करो, क्या कहते हैं, जनरल मैनेजर से करा लो, जनरल मैनेजर की अथॉरिटी लो और काम खत्म करो, आगे आगे बढ़ जाओ। 5 लाख तक की तुमने एक क्या करा, तुमने अथॉरिटी बांट दी, भाई जनरल मैनेजर 5 लाख तक की ट्रांजेक्शन अप्रूव कर सकता है। 5 लाख से 20 लाख वाली ट्रांजेक्शन कौन करेगा, भाई इसके लिए तुम्हें जाना है तो इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस हेड के पास। 20 लाख से 50 लाख है फाइनेंस कंट्रोलर के पास, मोर देन 50 लाख है भाई गो विद सीएफओ अप्रूवल। तो दिस इज हाउ वी डू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, तो ये फर्क होता है, बतौर लोगों को पता नहीं होता भाई डीओ और एसओडी में डिफरेंस क्या है। दिस इज द डिफरेंस। ओके, नाउ कम व्हाट एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। ओके, देन अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। भाई ऊपर से आ रहा, मैं उसको बार बार नहीं समझा रहा। देन इंडिपेंडेंट चेक्स इन्वॉल्व पीरियोडिक और रेगुलर रिव्यू बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। नाउ अब देखो सीधी सी बात है, अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल क्या इंश्योर करेगा, भाई सीधी सी बात है ना। जो अब देखो इंश्योर क्या करेगा, अब ये किसके ऊपर है, ऑल ट्रांजेक्शंस, जितनी भी ट्रांजेक्शंस हुई
राइट, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई वो क्या होंगी, रियल होंगी, क्या भाई एक्चुअल में हुई हैं, वो रिकॉर्ड हो गई, टाइमली रिकॉर्ड हुई, प्रॉपरली वैल्यूड, पोस्टेड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड। अगर ट्रांजैक्शन के इर्द गिर्द पूछोगे तो ऑब्वियसली बात है, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, करेक्ट वैल्यू पे होनी चाहिए, खत्म। ओके, नाउ कम्स व्हाट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं स्टार्ट। तो हम थे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे। ओके, अब कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट। ओके, दूसरा होता है एंटिटीज रैप, तीसरा होता है कंट्रोल एक्टिविटीज, चौथा होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। अब एक एक करके इन सब कंपोनेंट को समझते हैं, ठीक है, और इस टॉपिक को भी क्लोज करते हैं। सबसे पहला आता है इट कंट्रोल इन्वायरमेंट। ओके, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट जी, कंट्रोल इन्वायरमेंट करता क्या है। कंट्रोल इन्वायरमेंट जो है एनकम्पास करता है क्या, फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से भाई जी। सबसे पहला आएगा कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। ठीक है, दूसरा कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। सबसे पहले देखो भाई, सीधी सी बात है, तुमने किस तरह इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यू लगा रखी है और उनका जो है किस तरह कम्युनिकेट कर रखा है, मतलब सबको पता, सब अवेयर है या नहीं है। दूसरा कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। तीसरा पार्टिसिपेशन बाय दोस्त विद गवर्नेंस। अब देखो सुनो, मैं तुम्हें एक बात आता हूँ। कंट्रोल इन्वायरमेंट बिठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की, टॉप मैनेजमेंट की। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब ये इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यू से कम्युनिकेशन एनफोर्समेंट करवाना, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, तीसरा पार्टिसिपेशन कितना है, दो चावित गवर्नेंस का, मैनेजमेंट का फिलॉसफी और ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है। मतलब देखो ये ना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऊपर वाला पार्ट कवर कर रहा है, ठीक है, कि मतलब एक अपर लेयर क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कौन, ये असाइन कौन करेगा, सीनियर मैनेजमेंट, और लास्ट बट नॉट एचआर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। बिकॉज देखो सुनो मेरी बात सुनो, काम हमें दूसरे करवाना है, राइट, तो हमें एचआर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस भी करनी, देखनी पड़ेगी। दिस इनकम्प्राइजेज द कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब कि बड़े लोगों का काम है, ठीक है, इसमें सब बड़े लोगों का काम आएगा। नाउ एंटिटीज रैप। अब बेसिकली सीधी सी बात यह है कि भाई एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, मतलब हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज बिजनेस रिस्क relevant to preparation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework. Now, risk can arise or change due to circumstances such as following. क्या क्या, सबसे पहला changes in operating environment, new personnel, rapid growth, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट, एक्सपेंडेड फॉरेन ऑपरेशंस। अब देखो सुनो मेरी बात समझना, तुम बताता हूँ क्या है भाई। देखो सीधी सी बात है, नए नए बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करोगे। सबसे पहला क्या आएगा, चेंजेस इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, चेंजेस, जिस इन्वायरमेंट में तुम काम करते हो इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया। दूसरा रैपिड ग्रोथ आई, ग्रोथ आती है, रिस्क भी आते हैं, ठीक है, और रिस्क कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजें स्टेक पे लगा लेते हैं, राइट, ग्रोथ के लिए। नाउ न्यू न्यू न्यू, नया क्या आ सकता है भाई, नए बंदे आ गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट आ गए, जिसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इशू पड़ गया, बिकॉज मैं एप्लीकेबल एफआरएफ की बात कर रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखो, रैपिड ग्रोथ से रिलेटेड एक और है कि भाई एक्सपैंडेड फॉरेन ऑपरेशंस। भाई देखो सी बात है, फॉरेन ऑपरेशन एक्सपैंड करोगे तो वहाँ के कंप्लायंस जो हमें चेक करने पड़ेंगे, ओके, मीट करने पड़ेंगे। नाउ सॉरी, now next comes your control activities. अब देखो control activities क्या है, that may be relevant to audit, may be categorized policy and procedure that pertain to following। क्या क्या, बेसिकली जो है कि जो कंट्रोल एक्टिविटीज क्या कौन सी हो जाएंगी, वो पॉलिसी और प्रोसीजर हो जाएंगे जो कि इन चीजों को, मतलब इन चीजों जो जिसमें ये सब चीजें होंगी। क्या क्या, परफॉर्मेंस रिव्यूज, होता है ना कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू होगी, साइकिल चलेगी, ईयरली साइकिल है, 2 ईयर साइकिल है, वट एवर इट इज। Then information processing, two broad grouping of information system, control activities, R application controls and general IT controls। भाई देखो सीधी सी बात है, दो तरह के कंट्रोल होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के। क्या, एक होता है आईटीजीसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स। ओके, तो मैं तुम्हारा बताता हूँ, तुम वो तुम्हारे किसी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, इट्स जस्ट अ नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर। और सेकेंड थिंग इज योर द आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स that relates to your systems, for example backup, restoration, right, SDLC, system software development life cycle। next is your
sorry, system development life cycle. Okay. Then is your the access management, right? Change management, incident management. These are the IT general controls. And इसी में अगर मैं specific applications पे चला जाता हूँ, then it comes your IT application controls. अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ SAP की, तो SAP के अराउंड कैसे कंट्रोल्स घूम रहे हैं, then it will be application controls. Okay. Then comes the physical controls. Okay. फिजिकल कंट्रोल ऐसे कि भाई सीसीटीवी, सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री एक्सेस है नहीं है, ये वो सब. देन द एसओडी पढ़ के आए भाई पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. ओके. नाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, ये क्या है? देखो भाई, जो कि बेसिक, अब देखो जो सा इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, ठीक है. अब उसके अराउंड क्या कंट्रोल्स होंगे? सबसे पहला कि भाई वो सिर्फ सारी वैलिड ट्रांजेक्शंस आइडेंटिफाई करे और रिकॉर्ड करे, ठीक है. दूसरा, टाइमली बेसिस पे डिस्क्राइब कर ट्रांजेक्शन इन सफिशिएंट डिटेल, कि हाँ भाई ये नहीं कि तुम्हें जब मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो बहुत लिमिटेड डिटेल आ रही है, मैं कुछ एनालाइज ही नहीं कर सकता. देन क्योंकि कहीं तुमने कहीं जगह ऐसे ERPs देखे होंगे कि जिसमें डेटा डल जाता है, लेकिन जब मास्टर डंप निकालने बैठते तो कुछ नहीं होता, तो उसमें डिटेल्स आती ही नहीं है. तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर पाएगा बैठ बैठ के. तो वो जो डंप निकल के उसमें समराइज इस तरीके से हो कि हम उसका एनालिसिस कर सकें. Then measure the value of transactions correctly. Okay. Now determine time period in which transaction occurred. Time period determine करो जिसमें transaction हुई. Last but not least, present properly the transaction related disclosures. Okay. तो भाई सीधी सी बात है ना, तो एप्लीकेशन जो लगा उसका क्या काम हो सकता है? सिंपल सा काम हो सकता है ना भाई, सारी वाले ट्रांजेक्शन दे, टाइमली जो है मुझे मेरे को दिखा दे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं, क्या नहीं हुई, क्या नहीं हुई, ठीक है. सारी ट्रांजेक्शन को जो वैल्यू वो करेक्टली मेजर करे. कई बार क्या होता है, देखो जैसे मैं तुम्हें एसएपी का एग्जांपल देता हूँ कि एसएपी के अंदर मास्टर्स डलते हैं, ठीक है. फॉरेन करेंसी के रेट मास्टर, एक्सचेंज रेट मास्टर होता है, ठीक है. उसमें डिटेल्स डालते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन डालता हूँ, वो ऑटोमेटिकली जो लास्ट अपडेटेड एक्सचेंज रेट होता है उसके बेस पे वो वैल्यू लिखा के ले आता है, ठीक है. ऐसे होता है. देन अकॉर्डिंगली कई जगह ये भी होता है कि जो है जैसे ईयर एंड पे जब हम मतलब बेसिकली क्या होता है कि ईयर एंड पे जब आपको री इंस्टेट करना होता है तो इसमें भी हेल्प करता है वो, ठीक है. और ऑटो ऑटो करता है, ऑटो एक्सचेंज गेन लॉस ऑटो कैलकुलेट करके देता है. देन डिटरमाइन करना है टाइम पीरियड इन विच ट्रांजेक्शन अकर्ड, कि ऑब्वियसली टाइम पीरियड डिटरमाइन हो जाए कि हाँ भाई एंट्री डेट दिख जाए मेरे को, राइट, डॉक्यूमेंट डेट आ जाए जिसमें वैलिडेट कर सकूँ कि हाँ ट्रांजेक्शन उसी टाइम की है. देन प्रेजेंटेशन प्रॉपरली होनी चाहिए. नाउ कंट्रोल मॉनिटर कैसे होंगे? देखो, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट. ओके. हम करते हैं इंटरनल ऑडिट, वी आर आल्सो इंटरनल ऑडिटर्स, तो लाइक दिस. तो इंटरनल ऑडिट के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा मॉड्यूल 3 जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है. अभी हम ICAI के मॉड्यूल 1 पे ही हैं, राइट. तो मॉड्यूल 3 स्टार्ट करते हैं, देन वी विल गो विद द डिटेल कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है, कैसे करते हैं. पहले तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ इंटरनल चेक क्या होता है. भाई इंटरनल चेक बहुत सिंपल सा है कि भाई मैंने सिस्टम पॉलिसी प्रोसीजर इस तरह बना रखे हैं कि मेरा जो है लोग मतलब कि वो ट्रांजैक्शन जो है एक रूट से जारी है जिसमें जो है मेकर चेकर सब कुछ है. अगर कोई गलती किसी ने करी भी एक लेवल पे तो उसके सक्सीडिंग लेवल पे वो गलती पकड़ में आ जाए, ठीक है. implies no one person can carry through a transaction and record every aspect thereof. बेसिकली सिंपल सी बात है, इंटरनल चेक पे तुम्हें मोटा मोटा SOD ही ध्यान रखना है. नाउ फॉलोइंग आज ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड विद ईज, to avoid and minimize possibility of commission of errors and fraud, to increase efficiency of any staff working within the organization, to protect the integrity of business. ठीक है. अब देखो सुनो तो बताता हूँ क्या होगा. भाई देखो, इंटरनल चेक लग गया, मोटा मोटा फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो सीधी बात है, डिटेक्ट भी इजीली हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है. अब सीधी बात, सबका अगर रोल डिफाइन होगा तो उससे क्या होगा कि जो है जो एफिशिएंसी है स्टाफ की वो बढ़ जाएगी. और बिजनेस अगर अगर तुम ये सब कुछ ठीक ही कर दोगे तो ऑब्वियसली तो बिजनेस की इंटीग्रिटी भी इम्प्रोवाइज हो जाएगी. देन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम इंटरनल चेक, वो किस पर डिपेंड करता है? वो फॉलोइंग कंसीडरेशन में डिपेंड करता है. क्या क्या? भाई देखो सीधी बात है, इंटरनल चेक कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा, मतलब बेसिकली एक एफिशिएंट जो है, जो एफिशिएंट इंटरनल चेक तुमने लगाया वो कितना इफेक्टिव होगा किस पर डिपेंड करेगा? पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी की, हाँ भाई तेरे को सिर्फ यही काम करना है, तो इसके अलावा कुछ नहीं करना. देन डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांट रखा है. स्टैंडर्डाइजेशन है कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन होगी इसी रूट से ही जाएगी, कोई कस्टम रूट नहीं है. देन अप्रेजल, पीरियोडिक रिव्यू कि भाई मेड ऑफ चेन ऑफ ऑपरेशंस एंड वर्क फ्लो वाया, वो चाहे नहीं चेन है, वर्क फ्लो वाया फ्लो चार्ट, टाइप वगैरह रह गया.
ठीक है। देन नेक्स्ट कम था इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कुछ नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ताकि मैं एग्जामिनर इवेल्युएट कर सकते हैं कि हाँ भाई जो सर्विस जो बेसिकली एक्टिविटीज़ हैं, राइट, जो भी काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, नाउ नाउ ये अब तुम्हें याद नहीं करना कि मैंने चर्चा पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है यहाँ पे, ठीक है, तो बस सुन लो कि भाई इंटरनल चेक के केस में जो है क्या जनरल कंडीशंस हो सकती हैं, राइट। ताकि मैं देखो तुम ये एग्जैक्ट तो कोई इतना याद नहीं रख सकता, ऑब्वियस सी बात है, तो अपन तुम्हें उस पर सुन लो, जितना याद है ठीक है, देन वी विल सी, हो जाएगा वैसे तो। देखो भाई सीधी सी बात है, इंटरनल चेक का सबसे पहले क्या, एसओडी, तो नो इंटरनल, नो सिंगल पर्सन शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है। दूसरा, स्टाफ ड्यूटी मुझे रोटेट करनी है टाइम टू टाइम, समझ रहे हो ना, ताकि जो है सेम फंक्शंस वो कंसिडरेशन लेंथ ऑफ टाइम ना करें। ये जरूरी पता किस लिए होता है, देखो तुम बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई वेंडर सिलेक्शन वाला काम कर रहा है, ठीक है, अब उसको मुझे आगे मुझे स्टाफ जो रोटेट करना पड़ेगा, भाई अब तू कर रहा है, 3 महीने बाद तू कर। होता क्या है इससे, इससे ना ये होता है कि अगर कोई अगले पीछे आगे पीछे गलती पीछे कर रही होती है पीछे वाले बंदे ने, राइट, तो वो पकड़ में आ जाती है, क्योंकि सिमिलर ट्रांजेक्शन दोबारा होगी तो वो देखेगा भाई ये तो फेयर प्राइस पे नहीं है, राइट, तो पकड़ में आ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो मतलब बेसिकली अ वे। देन एवरी मेंबर ऑफ स्टाफ शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस अ ईयर, ठीक है ना, साल में एक बार तो छुट्टी पे जा ताकि तेरा काम कोई और करे, ठीक है, तो पता लगे कि हाँ भाई उसने ठीक से करा नहीं करा। जिसके पास फिजिकल कस्टडी है वो जो है बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर किसी के पास कैश रिकॉर्ड करने की भी है और कैश की कस्टडी भी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो भाई मान लो कैश पड़ा 15 लाख रुपए, उसने 2 लाख रुपए लेके चला गया, उसे पता भाई कैश की ट्रांजेक्शन नहीं होती, वो 2 लाख रुपए लेके चला गया, 15-20 दिन बाद आके उसे वापस रख दिए, समझ रहे हो। या फिर उसने क्या 2 लाख रुपए निकाले, कोई एंट्री डाल दी, अब एंट्री डालेंगे तो पकड़ में तो आएगा नहीं वो, ठीक है ना, कि हाँ बुक, अब जब वो पीवी होगा तो वो पीवी पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा जाएगा ना भाई, बुक में दिखेगा भाई 13 लाख, तो 13 लाख पड़े हैं, वो जब डाल लो डाल देगा पैसे। Now, there should exist an accounting in respect of each class of assets. In addition, there should be periodical inspection so as to establish their physical conditions. Obviously बात है भाई, अकाउंटिंग कंट्रोल में हर क्लास ऑफ एसेट्स के केस में there should exist an accounting control कि हाँ भाई मेकर चेक, मतलब बेसिकली पार्किंग एंड पोस्टिंग, ओके, और जो है एक पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन वाला कि हाँ भाई एक्चुअल में उनकी कंडीशन कैसी है और बुक्स में कैसी दिख रही है, कुछ कहते हैं इम्पेयरमेंट तो नहीं करना, जस्ट लाइक दैट। Then come mechanical devices should be used wherever practicable to prevent loss or misappropriation of cash. Budgetary control should be exercised and wide deviations observed should be reconciled. Basically budget control बनाना चाहिए कि हाँ भाई इतना बनता, तुमने जो इतना खर्चा है, deviations क्या है, किस वजह से रीजन ढूंढने चाहिए। Then for inventory at the close of the trading activity should, if possible, be suspended and it should be done by staff belonging to several selections of the organization. Okay. Then financial and administration power should be distributed very judicially among different offices and the manner in which those are actually exercised should be reviewed periodically. तो सीधी सी बात है, periodically रिव्यू होना चाहिए। अब चाहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, एसेट्स की एडिशन, एसेट्स की ट्रांजेक्शन है, राइट, उसमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सिंगल पर्सन पे ऑथराइजेशन नहीं होनी चाहिए, छुट्टी भेज देना चाहिए, बस लास्ट पढ़ लो, प्रोसीजर फॉर पीरियोडिकल वेरिफिकेशन। बात एक ही है, घुमा घुमा के, इसलिए मैंने चर्चा में डाला है भाई, तुम इसका जेनरिक आंसर भी लिख के आ सकते हो, जस्ट मेंशन दिस कीवर्ड्स, ओके, समझ आ गया। आओ, अब आता है इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट एंड वैल्यूएशन, ओके। तो अब इसको करते हैं अपन स्टार्ट, ठीक है।